नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब नालायक बेटे ने अपनी माँ को ही बेच डाला तो बहू ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे के होश उड़ गए। गीता जी बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की महिला है। वह अपने बेटे बहू से अलग अपने पति के संग गांव में ही रहती हैं। गांव में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए उनके बच्चे शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करके शहर में ही बस गए। गीता जी और उनके पति प्रताप जी इतने बड़े घर में अकेले ही रहते थे। प्रताप जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसी खेती बाड़ी का काम करके उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो सके और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर गांव में ही अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ अब उनकी उम्र भी हो चली थी। अब खेती बाड़ी का काम करने के लिए उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और बच्चे खेती बाड़ी का काम करना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रताप जी ने अपनी खेती बाड़ी का काम करने के लिए खेत अन्य किसी किसान को किराए पर दे रखे थे। हर महीने किराए के पैसे आने से उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। उन पैसों से प्रताप जी अपना और अपनी पत्नी का ध्यान अच्छी तरह से रख पाते थे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद दिवाली आई। गीता जी ने प्रताप जी से कहा, सुनिए जी, कल दिवाली है और गांव के सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और एक हम है जो आज भी पुराने कपड़े पहनकर पूजा करेंगे। प्रताप जी ने लंबी सी सांस ली और कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। अरे, जब सब लोग नए कपड़े पहनेंगे तो हम क्यों पुराने कपड़े पहनेंगे। प्रताप जी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए गांव के ही पास के बाजार में कपड़े लेने के लिए चले गए और बाजार से गीता जी के लिए एक लाल कलर की साड़ी लेकर आए और अपने लिए एक सफेद रंग का कुर्ता और पजामा खरीद लाए। गीता जी कपड़ों को देखकर बहुत ही खुश हो गई। साड़ी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें साड़ी नहीं, कोई सोने के जेवरात मिल गए हो। उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। पता नहीं उन दोनों को किसकी नजर लग गई। कुछ दिनों के बाद गांव में एक महामारी फैल गई। उस महामारी के चलते प्रताप जी गीता जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए संसार से चली गई। गीता जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। आखिर उनके पति के अलावा उनका था ही कौन। कहने को तो उनका एक बेटा है, दीपक। दीपक को तो जैसे अभी तक अपने माँ बाप के अंतिम क्रिया में आने की फुर्सत नहीं थी। उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। जैसे ही प्रताप जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया, तभी दीपक दौड़ता हुआ आ गया और वहां पहुंचते ही उसने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अभी 2 दिन ही हुए थे कि दीपक आकर बोला, माँ, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बड़े मुश्किल से झूठ बोलकर पापा के अंतिम संस्कार के लिए आया था। अब जो होना था वह तो हो गया, लेकिन माँ, काम भी जरूरी है। गीता जी एकदम चुपचाप बैठी रही। ना तो उन्होंने दीपक को जाने के लिए कहा और ना ही रुकने के लिए कहा। प्रताप जी के जाने से गीता जी पत्थर के समान हो गई थी। शरीर तो था, पर आत्मा जैसे प्रताप जी के संग ही चली गई थी। उन्हें तो अपने कोई सुध ही नहीं थी। लेकिन गांव वालों ने कहा, बेटा, अपने पिता की 13वीं के बिना तुम नहीं जा सकते। गांव वालों के जोर देने पर दीपक रुक गया। अपने पिता की 13वीं करने के बाद दीपक वहां से निकलने लगा। तभी गांव के मुखिया बोले, बेटा, अब तुम्हारी माँ का तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन। तुम उन्हें छोड़कर इस हालत में कैसे जा सकते हो। अगर तुम्हें जाना ही है तो अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती।
अकेले अपना जीवन कैसे बिताएगी तुम्हारी माँ? अब तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हें ही अपनी माँ को संभालना होगा। वहां पर कम से कम तुम और बहू बच्चों के सहारे अपना बुढ़ापा काट लेगी। बेटा, यहाँ तो अकेले पड़े पड़े तुम्हारी माँ घुट घुट कर ही मर जाएगी। इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। दीपक कुछ बोलने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ को रखने में तकलीफ है तो फिर हम गांव वाले ने संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता की जमीन और जायदाद और इस घर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा। सरपंच की बात सुनकर वो घबरा गया और फिर अपनी माँ को अपने साथ लेकर चल पड़ा। गीता जी तो पहले से ही बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजर रही थी, लेकिन उनके बेटे को अपनी माँ की दुख तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं था। दीपक अपनी माँ को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहता था। यदि सरपंच ने जमीन जायदाद से बेदखल करने की धमकी नहीं दी होती। दीपक बहुत ही मतलबी और लालची इंसान था। वो अपनी माँ को अपने घर में कैसे रखता। कुछ दिन तो गीता जी बड़े ही आराम से रही। फिर कुछ दिनों के बाद दीपक का रवैया अपने माँ के प्रति खराब होने लगा। जब भी माँ कुछ कहती, हमेशा उन्हें उल्टा ही जवाब देता। दीपक की पत्नी अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहती थी। शायद वो अपनी सासू माँ का दर्द समझ रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने भी अपने पति को खोया था, यानी उसने अपने पिता को खोया था। पति और पिता के जाने का दर्द क्या होता है वो अच्छी से जानती थी। यदि किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतती है, उसकी तो दुनिया ही लुट जाती है। अब तक जो उसके जीने का सहारा था वही उसे छोड़कर चला जाए। नेहा अपने पति दीपक के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी कि वह कितना लालची आदमी है और पैसों के लिए वह किसी को भी बेचकर खा सकता है। इसलिए नेहा भी दीपक के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। अपने बेटे के पास आए हुए गीता जी को 2 महीने बीत चुके थे। अब दीपक ने हिसाब किताब मिलाया तो देखा इन 2 महीनों में खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। घर के सारे बिल लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, नेहा नेहा, आखिर तुम पूरा दिन कमरे में एसी पंखा चलाकर पड़ी रहती हो क्या? जो बिजली का इतना लंबा चौड़ा बिल आया है और घर के राशन का बिल पहले तो कभी इतना नहीं आता था। इतना खाना खाने लग गई हो क्या तुम? अपने पति को रोड पर लाना चाहती हो क्या? अरे इस बार पूरे 4,000 का खर्चा बढ़ गया है। नेहा दीपक की कंजूसी देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसने चुप रहना उचित ना समझा और बोली, शर्म नहीं आती? किसी चीज की भी हद होती है। कितने कंजूस इंसान हो तू। गांव से माँ आई है और ऐसे में अगर 4,000 का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सी बड़ा आसमान टूट पड़ा? क्या अपनी माँ पर तुम 4,000 का खर्चा भी नहीं कर सकते? तुम कैसे बेटी हो? और हाँ, सारे पैसे खाने पीने में और बिजली के बिल में खर्च नहीं हुए हैं, बल्कि तुम गांव गए थे और गांव से माँ को लेकर आए थे, उसका खर्चा भी इसमें ही जुड़ा है। और अभी तो माँ की दवाइयों का खर्चा जो तुम्हें इस महीने किया ही नहीं। बेचारी कब से बोल रही है अपनी दवाई लाने के लिए। तुम्हें उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम उनके बेटे हो। वह पहले से ही प्रताप जी के जाने से मानसिक तनाव से गुजर रही थी और आज अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनका कलेजा छलनी छलनी हो रहा था। अपने बेटे की दिन रात की चिक चिक से उनके दिन पे दिन तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। अब तो दीपक दिन रात पैसों के लिए नेहा से झगड़ता ही रहता था। अपनी बहू बेटे की लड़ाई देख देख कर गीता जी की हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। नेहा अपनी सास का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन दीपक को अपनी माँ से ज्यादा अपने पैसों की पड़ी थी।
एक दिन दीपक गीता जी को दवाएं दिलाकर घर पहुंचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, नेहा, ओ नेहा, अरे कहाँ चली गई? माँ के और खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं माँ को छोड़ने जा रहा हूँ। नेहा कमरे में से दौड़ती हुई आई और बोली, छोड़कर आ रहा हूँ? पर कहाँ और किसके पास? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं और माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम्हें पता है माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं? उनकी दवाइयाँ, खाने पीने का खर्चा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जब से ये मेरे घर में आई है, मेरा सारा बजट हिलाकर रख दिया है। अरे ऐसे में तो कुछ ही दिनों में मैं रोड पर ही आ जाऊंगा। इससे तो अच्छा है मैंने किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। दीपक की बातें सुनकर नेहा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे क्या बोल रहे हो? कुछ सोच समझ के भी बोला करो। एक बार कहने से पहले 100 बार सोचा करो। वह तुम्हारी माँ है। नेहा ने पहली बार अपने पति से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी, जिसका उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अफसोस हो रहा था। लेकिन दीपक को अपनी बात का कोई अफसोस नहीं था। अपनी माँ को अपने आप से और अपने घर से दूर करना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि नेहा के होते हुए मैं अपनी माँ को कहीं छोड़ नहीं सकता। अब दीपक सही समय का इंतजार करने लगा और वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए ले गया। उसे दवाई की दुकान पर एक आदमी मिला। वह बहुत ही परेशान था। दरअसल उसकी माँ के दिल में छेद होने के कारण उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, लेकिन उसको परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा था और उसके पास कुछ दिनों का ही समय बचा था, जिसके लिए वो आदमी लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार था, ताकि उसकी माँ की जान बच सके। जैसे ही यह बात दीपक को पता चली तो उसकी कुरापाती दिमाग में बहुत ही घटिया आइडिया आया। उसने उस आदमी से कहा कि उसके पास एक डोनर है, लेकिन वह एक ही शर्त पर उस डोनर के बारे में बताएगा। उस आदमी ने कहा कि वह हर शर्त मानने को तैयार है, बस किसी तरह कोई मेरी माँ को बचा लो। दीपक ने उस आदमी को अपनी माँ के बारे में बात की और वह आदमी भी अपनी माँ को बचाने के लिए हर बात मानने को तैयार हो गया। और फिर जब खुद का बेटा ही ऐसा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखनी। गीता जी को तो वैसे भी अपना कोई होश नहीं था। दीपक अपनी माँ को अस्पताल में ही छोड़कर चला गया और उस आदमी को बताकर दिया कि वह वही औरत है जो कुछ दिनों की मेहमान है। वैसे भी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कुछ ही दिनों में यह मरने वाली है। डॉक्टर जो चेकअप करना चाहते हैं वह करवा लो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हम ऐसे ही किसी को भी दिल निकालकर उनके हार्ट में जगह नहीं लगा सकते, जिसके लिए कुछ चेकअप करने होते हैं। जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी फिर ही पता चलेगा कि ये सही डोनर है या नहीं। बस इसलिए वह अपनी माँ को वही छोड़कर चला गया और वह जैसे ही घर पहुंचा तो नेहा उससे अपनी सास के बारे में पूछने लगी, लेकिन वह पहले तो चुप रहा। फिर जब नेहा ने कई बार पूछा तो उसने कहा, माँ को जब मैं दवाई दिलाकर आ रहा था तो माँ मुझे हाथ छोड़कर कहीं भाग गई। मैं उनके पीछे गया, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी आ गई और माँ पता नहीं कहाँ चली गई। नेहा को यह सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा था। कमाल है, तुमसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारी माँ, जिनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भाई तुम्हारा हाथ छुड़ाकर कैसे भाग गई और तुम आराम से वहां खड़े रहे। दीपक बोला, अरे तो मैं इससे क्या कर सकता हूं? 24 घंटे से पहले तो पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर ऐसे में
मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा दीपक की बातें सुनकर चुप हो गई, पर यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, दीपक सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर निकल गया और अस्पताल पहुंचा। उस व्यक्ति और डॉक्टर से बात की। जब डॉक्टर ने बताया गीता जी उसे अमीर व्यक्ति की मां के लिए एक परफेक्ट डोनर है, तो दीपक की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। उसकी आंखों में पैसों की चमक आ गई और वह उस अमीर व्यक्ति से बोला, देखो भाई, ये मेरी माँ है और मैं कुछ लाभ के लिए अपनी माँ की जान दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार की कोई इतनी कीमत दे सकता है? कितनी भी कीमत लगा सकता है? थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो वो आदमी बोला, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा। दीपक को और लालच आ गया और वह बोला, बस 10 लाख। मेरी माँ के लिए, दिल के लिए, मेरी माँ के जिस दिल में मेरे लिए इतना प्यार भरा होगा, उसे मैं मात्र 1 करोड़ में बेच दूं। वो आदमी फिर से बोला, मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। दीपक को लगा इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वह लालच में बोला, आप अपनी माँ के लिए बस 2 करोड़ दे सकते हैं? आदमी बोला, तुम खुद ही बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? तो दीपक बोला, ज्यादा नहीं, 10 करोड़ रुपए चाहिए। इतने रुपए मुझे दे दो, फिर चाहे जो करना है मेरी माँ का, दिल निकालो चाहे आंख निकालो, हाथ पैर चाहे जो निकालो, जो कुछ भी निकालना है निकाल लेना। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने यही छोड़ जाऊंगा। उधर जब नेहा उठी तो मैं सोचने लगी, आज दीपक इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गया, जबकि रोज तो इस वक्त तक सोया ही रहता है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह तुरंत अपनी सास की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और वहां जाकर उसने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने कहा, 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये सारी बात सुनी तो उसने नेहा से बात की और पूछा कि दवाई लेने के लिए कब निकली थी। तो नेहा ने समय बताया। इंस्पेक्टर ने नोटिस किया तो उस हिसाब से 24 घंटे हो चुके थे। FIR दर्ज कराने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां से उसकी सास यानी गीता जी को दवाई आती थी। उधर दीपक सोच रहा था कि एक बार सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और नेहा को कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। उधर गीता जी कल से ही नशे में थी, क्योंकि उन्हें कल से नशे का इंजेक्शन दिया गया था ताकि वह ज्यादा शोर ना मचाए, और अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। तभी हॉस्पिटल में नेहा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंच गई। फिर वहां गई जहां उसकी सास की दवाइयां मिलती थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था और डॉक्टर भी छुट्टी पर था। तो उसने वहीं पर बैठी एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछा तो पता चला कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। नेहा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर उससे पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, ये कल यहाँ आए थी, इनके साथ एक आदमी भी था। फिर वह कुछ देर तक रुका और दूसरे आदमी से मिलने चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर मैं चली गई थी। मेरी जगह जो दिन में आई होगी शायद उन्हें पता होगा। नेहा ने दूसरी डॉक्टर के बारे में पूछा और उससे मिलने चली गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। काउंटर पर पता चला कि डॉक्टर किसी की हार्ट सर्जरी करने के लिए जा रहा है। नेहा तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ी और उसने वहां पहुंचकर देखा कि बाहर एक आदमी था जो कि बहुत ही परेशान लग रहा था। नेहा ने जैसे ही उसे आदमी को गीता जी को फोटो दिखाई तो वो आदमी चौंक गया और ऑपरेशन रूम की ओर देखने लगा। ये आदमी उस बीमार औरत का बेटा था जिसका आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था। नेहा को समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी। नेहा दौड़ती हुई गई
उसने जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। नेहा के पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ गए। अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा था वहां जाकर देखा तो गीता जी का दिल निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वो तो बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला था। तभी हाथ में बड़ा सा बैग लिए दीपक बाहर से आ रहा था। उसके साथ में वह अमीर आदमी भी था। दीपक ने जैसे ही नेहा को पुलिस वालों के साथ देखा वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए और साथ में उसे भी पकड़ कर ले गए जिसने दीपक को इतने पैसे देकर दिल खरीदा था। थाने में ले जाकर इंस्पेक्टर ने दीपक की इतनी कुटाई की कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे नीच इंसान हो तुम, जो पैसों के लिए अपनी माँ का ही सौदा कर दिया। और दीपक के बयान से उस आदमी को रिहा कर दिया गया क्योंकि दीपक ने उस आदमी से झूठ कहा था कि मेरी माँ मरने वाली है। उधर नेहा अपनी सास के होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब गीता जी को होश में आया तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह जा रही थी। जैसे ही गीता जी को होश आया नेहा उनके गले लगकर रोने लगी। गीता जी अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई, लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि नेहा दुखी है। उसे चुप कराती हुई बोली, बेटा चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह अपनी सास को लेकर वहां से चली गई। दोनों सास बहू सुख से घर में रहने लगी। नेहा की अच्छी देख रेख के कारण गीता जी का स्वास्थ्य में धीरे धीरे फर्क आने लगा। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर घर में टिफिन सर्विस देना शुरू कर दिया। उनके खाने की तारीफ दिन पर दिन फैलती ही जा रही थी। एक छोटे से काम को उन्होंने एक रेस्टोरेंट में तबादल कर दिया। अब दोनों सास बहू की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। उधर दीपक को जेल में डाल दिया गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।